हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने एक सीरीज चालू किया था जो पॉलिटिकल साइंस का था, जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका था। मैं और हम कुछ और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो कल के वीडियो में जो मैंने आप सभी ने या मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो बंटवारा हुआ था तो लोगों को कैसे विरासत मिला। उसके बाद शरणार्थियों को किस तरह से फिर पुनर्वास किया गया। तो शरणार्थी का मतलब आप समझते होंगे। शरणार्थी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में आकर शरण लेता है तो उसे शरणार्थी कहते हैं। तो पाकिस्तान से आए शरणार्थी को भारत में किस तरह से शरण मिला, किस तरह से उन्हें रोजगार मिला, घर मिला, खाने के लिए अनाज मिला, उस ये सब के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़े थे। उसके बाद बंटवारा का जो विरासत हुआ इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम आगे पढ़े थे रियासतों का विलय या एकीकरण। इसके बारे में कल के वीडियो में हमने देखे थे रियासतों का विलय या एकीकरण। तो इसका मतलब होता है रियासत जो है इसका किस तरह से एकीकरण किया गया। जो भारत था 565 रियासतों में बटा हुआ था, इसको एक कैसे किया गया, किस तरह से किया गया, कौन सा योजना लाया गया, तो इसके बारे में हमने जाना। इसमें क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़े थे कि जो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले भारत दो भाग में बटा हुआ था। एक था लाल भारत जिसे ब्रिटिश भारत भी कहते थे, एक था पीला भारत जिसे हम देसी भारत भी कहते थे। तो इसके बारे में हमने जान लिया है। तो अब आज जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे उस पर हम चलते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू तो हो गया है, तो जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तो उसको पढ़ाने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो में जुड़े और पॉलिटिकल साइंस की अच्छी से अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो है आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कश्मीर समस्या। कस कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो भारत था, भारत आज़ाद होने से पहले 565 रियासत में बटा हुआ था, जिसमें से एक कश्मीर भी है। कश्मीर भी है जिसका राजा था हरि सिंह। तो आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर का राजा कौन था, तो आप याद रखिएगा राजा हरि सिंह थे। तो इस कश्मीर समस्या कहने का मतलब है कि जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था तो जितने भी रियासत बटे हुए थे, 565 रियासत बटे हुए थे भारत में, तो उसको एक करने का योजना लाया गया, उसे एक किया जा रहा था। तो जिसमें से कश्मीर एक रियासत था, वे भारत के संग में मिलना नहीं चाहता था। वे नहीं चाहता था कि हम भारत में जाए, नहीं चाहता था वह हम पाकिस्तान में जाए, वे स्वतंत्र रहना चाहता था। तो इसी का फायदा जब पाकिस्तान उठा लिया और पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो कश्मीर पर आक्रमण किया तो जो राजा हरि सिंह थे वे कमजोर थे, तो उन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। तो भारत सरकार ने उनके सामने यानी राजा हरि सिंह के सामने एक शर्त रखे कि अगर आप कश्मीर को भारत में मिला देते हैं
तो मैं आपकी मदद करूंगा और कश्मीर से पाकिस्तानी सैनिकों को, आतंकवादियों को मैं मार भगाऊंगा। तो राजा हरि सिंह ने इनका बात माना, इनका शर्त माना और कश्मीर को भारत भारत में मिला दिया। यह भारत में कश्मीर मिला कि भारतीय सेना जो थी वह कश्मीर गए और कश्मीर में जो जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे उनको मार भगाया। लेकिन इस युद्ध में, इस लड़ाई में कश्मीर का कुछ एक तिहाई भाग पाकिस्तान के अधीन चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो जिसका नाम पड़ा स्वतंत्र कश्मीर, जिसे इंग्लिश में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते थे, जिसे शॉर्ट नेम पीओके है। तो इसके बारे तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा कश्मीर समस्या। इस तरह से था कश्मीर समस्या। अगर आप जो कुछ भी मैंने बताया अगर आप उसको समझ लिए हैं तो आप आसानी से लिख लेंगे। और समझिए आप ये आपसे हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है, कश्मीर समस्या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मैंने जो कुछ भी बताया इसके बारे में आप लिख दीजिएगा अपने मन से, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो आइए जो लिखा है उसके बारे में समझते हैं। ये तो मैंने अपना मन से बताया। इस क्वेश्चन को मैं भी समझ कर याद किया हूँ। समझ गया उसके बाद मुझे याद ही हो गया है। कहानी की तरह याद कीजिए, आपको सब चीज याद हो जाएगा। तो कश्मीर समस्या को समझते हैं। कौन समस्या? कश्मीर समस्या। भारत में लगभग 565 रियासतें थी। मैंने बताया था आपको कि भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो भारत रियासतों में बटा हुआ था। तो रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो मैंने बताया था कि 565 रियासतें थी। तो 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि रियासतों का राजा अपनी रियासत को भारत संघ में मिलाए या पाकिस्तान में मिलाए या स्वतंत्र बने रहे। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद भारत सभी प्रांतों को भारत में विलय कर रहा था, मिला रहा था। तो इसमें एक प्रावधान किया गया, इसमें एक योजना लाया गया कि किस तरह से मतलब प्रांत को एक किया जाए। तो सभी प्रांत के राजाओं को कहा गया भारत सरकार के द्वारा कि आप या तो भारत में मिल जाएं या कश्मीर में मिल जाएं या स्वतंत्र रहना पसंद करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना और इस स्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो जब राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना और स्वतंत्र रहना पसंद किया, वह ना भारत में तो वह ना कश्मीर जो था वो ना भारत में आना चाहता था ना वह पाकिस्तान में आना चाहता था, वह स्वतंत्र रहना चाहता था। इसीलिए वह उसने तीसरा विकल्प चुना और स्वतंत्र रहना पसंद किया। तो इसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया कि वह कश्मीर अब अकेला हो गया, इस पर मैं आक्रमण कर इसको अपना अधीन कर लूंगा, वो छोटा सा राज थोड़ी मुझे हरा पाएगा। तो यह सोचकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब आगे की ओर जानते हैं। जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया कश्मीर पर तब भारत सरकार वहां अपनी सेना नहीं भेज सकती थी। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो जब भारत किसी भी तरह से कश्मीर की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि कश्मीर भारत का अंग नहीं था, भारत में विलय नहीं था। इसीलिए भारत कश्मीर का मदद नहीं कर सकता था। आगे की ओर समझते हैं। क्योंकि अभी तक कश्मीर का भारत संघ में विलय नहीं हुआ था। मैंने आप सभी को बताया था कि कश्मीर का भारत संघ में विलय नहीं हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत संघ में मिला दिया। जब राजा हरि सिंह को लगा कि कश्मीर अब पाकिस्तान के अधीन चला जाएगा तो राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तो भारत ने उनके सामने एक शर्त रखा कि आप पहले कश्मीर को भारत के अंदर मिलाएंगे, तब जाकर मैं आपकी मदद करूंगा। तो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत संघ में मिला दिया। उसके बाद भारत कश्मीर गया और वहां के सैनिकों को मार भगाया।
तब भारतीय सेना कश्मीर पहुंची तथा पाकिस्तानी सैनिक को मार भगाया। तो इसके बारे में मैंने बताया कि भारतीय सैनिक कश्मीर जाकर पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया। लेकिन कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जिसे आजाद कश्मीर का नाम दिया गया। जब भारतीय सैनिक कश्मीर पहुंचे वहां पर पहुंचकर पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया, तो इस युद्ध में जब पाकिस्तानी सैनिक और इंडियन सैनिकों के बीच लड़ाई हुआ, तो इसमें से 1/3 भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आजाद कश्मीर का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आजाद कश्मीर का नाम, जिसे इंग्लिश में पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसी समय भारत का संविधान बन रहा था। स्थिति को देखते हुए कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जब भारतीय सैनिकों ने कश्मीरी सैनिकों को भगाया, कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, तो इस कश्मीर की समस्या खत्म हो गई। कश्मीर भारत संघ का अंग बन गया। तो इसी समय भारत का संविधान बन रहा था। आपको पता होगा कि भारत का संविधान 1946 ईस्वी से 46 ईस्वी नहीं, क्या कहते हैं, 1947 ईस्वी से हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय लग गया था हमारा संविधान बनाने में। तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में। तो जब कश्मीर समस्या खत्म हो गई, तो हमारा भारत का संविधान बन रहा था। तो संविधान निर्माता सोचे कि जब हमारा देश का संविधान बन रहा है और कश्मीर भी भारत का अंग बन गया है, लेकिन इस पर हमेशा डर बना था कि कहीं पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण न कर दे, इसीलिए कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया कि उस पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक संविधान सभा का आयोजन किया गया, जिसने कश्मीर का संविधान बनाया था। संविधान सभा का तो आयोजन किया कि कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो काहे ना कश्मीर का एक संविधान बनाया जाए। तो उस कश्मीर के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का आयोजन किया गया। इसमें संविधान सभा को बनाया गया, उसके बाद सभा का आयोजन हो गया, उसके बाद संविधान के निर्माण में सब लोग लग गए। उसके बाद हमारा संविधान, कश्मीर का संविधान था, उसके बारे में आगे जानते हैं। इसकी प्रस्तावना में जम्मू कश्मीर को भारत संघ का अभिन्न अंग माना गया। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हो गया था। इस तरह कश्मीर का संघ में विलय हो गया। जब संविधान बनना शुरू हो गया, तो कुछ दिनों बाद यानी 26 जनवरी 1957 ईस्वी को हमारा ने कश्मीर का संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान कश्मीर का बन गया, उसके बाद संविधान गणतंत्र बन गया। तो इस तरह से कश्मीर समस्या जो था पूर्ण रूप से खत्म हो गया, और कश्मीर जो था वे भारत संघ का अंग बन गया, और इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। इस पर क्या कहते हैं, कोई भी खतरा अब नहीं था। खतरा तो था पाकिस्तान का, लेकिन इस पर भारत सरकार ने थोड़ा एक्स्ट्रा, सभी राज्यों से एक्स्ट्रा इस पर ध्यान देने लगा।
आशा करते हैं आप लोग कश्मीर समस्या समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कश्मीर समस्या पर निबंध, कश्मीर समस्या पर लिखने के लिए, तो आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं, 1 से 2 बार आप नोट कॉपी पर लिखिएगा, आपका भी लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और कश्मीर समस्या आप कहानी की तरह याद कीजिए, किस तरह से शुरू हुआ था क्या नहीं, अंत में क्या हुआ था। इसको आप मन में बैठा लीजिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। आप अभी तक नहीं भूलेंगे, मुझे अभी तक इसका याद है, हम समझ सकते हैं। हमारा जो था कश्मीर समस्या वो ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बस एक लाइक आप कर दें, बहुत अच्छा मोटिवेट हम होंगे। अगर आप बस एक लाइक कर दीजिए, बस एक लाइक, एक लाइक बस। अब हम जानेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, जो राज्य था, राज्य तो बन गया, मतलब सभी का जो था, क्या कहते हैं, जो रियासत था 565, उसका तो विलय हो गया। अब जो था वो राज्य का निर्माण किस तरह से किया जाए, इनको राज्य का दर्जा, कितना राज्य बनाया जाए, किसको राज्य बनाया जाए, किसको राज्य ना बनाया जाए, तो एक ये समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस समस्या का निपटारण करने के लिए राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई। तो इसके बारे में आइए आगे समझते हैं। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया। भारत सरकार जो थे, उन्होंने राज्य राज्य को बनाने के लिए, राज्य का पुनर्गठन करने के लिए, मतलब राज्य का निर्माण करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया। और वह स्थापना किया तो उनका कोई ना कोई अध्यक्ष तो बनाना था। तो उन्होंने भारत सरकार ने अध्यक्ष राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली को बनाए थे। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप टिक लगाइएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। उसके बाद आगे समझते हैं। जिन्होंने 1955 ईस्वी में अपनी एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें सिफारिश किया गया कि भाषाई आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। नेहरू जी ने यहाँ तक पहले प्रदेश बनाया जाए, यहाँ तक पहले समझते हैं। जब भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली को बनाए, तो फजल अली ने इन राज्यों को पुनर्गठन करने के कामों में लग गए। उसके बाद उन्होंने 2 साल बाद, आपसे पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। जब इसकी स्थापना की गई तो इन्होंने 2 साल तक इस पर काम किया, और 2 साल के बाद 1955 ईस्वी में, कब, 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य पुनर्गठन का जो रिपोर्ट बनाए थे, किस तरह से कितना राज्य बनाना है, किसको किसको राज्य बनाना है, तो एक रिपोर्ट बनाए। तो उस रिपोर्ट को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किए। तो उस रिपोर्ट में लिखा था कि भाषा के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। जब उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उस रिपोर्ट में लिखा था कि भारत सरकार को कि आप भाषा के आधार पर 16 राज्य बना दीजिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। तो नेहरू जी ने कुछ संशोधन के साथ इनकी सिफारिशों को मान लिया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया। जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की और इनमें लिखा था कि 16 आप भाषा के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, तो नेहरू जी ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए, कुछ बदलाव किए। और बदलाव करने के बाद
इनकी सिफारिश को मान लिया और 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसको लागू कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू लागू कब किया गया, तो याद रखिएगा 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया। कब किया गया? 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया। इसको आप लिखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सुझाव दिया कि मराठी भाषी लोगों को महाराष्ट्र तथा गुजराती भाषी लोगों को गुजरात तथा बम्बई नगर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि जब इन भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो रहा था तो जो क्या कहते हैं न्यायमूर्ति फजल अली थे, तो उनके कुछ सदस्य थे, तो उन्होंने भारत सरकार को कहा कि आप जो बम्बई है, बम्बई इसमें दो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एक मराठी भाषा बोलने वाले लोग बोलने वाले लोग रहते हैं और एक गुजराती भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो बम्बई का जो है विभाजन कर दीजिए। विभाजन करने के बाद जो मराठी भाषी भाषा बोलते हैं उनके लिए महाराष्ट्र का निर्माण, राज्य का निर्माण कर दीजिए, और जो गुजराती भाषा बोलते हैं उनके लिए गुजरात राज्य का निर्माण कर दीजिए। तो यही सिफारिश किया गया। तो उसके बाद आगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम को आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो पीछे मैंने आपको इसी में बताया था कि नेहरू जी ने न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट में कुछ संशोधन कर, कुछ बदलाव कर उनकी सिफारिश को मान लिया। तो उस संशोधन में, उस बदलाव में उन्होंने न्यायमूर्ति फजल अली ने कितना राज्य कहा था, तो 16 राज्य कहा था और 3 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर बनाने को कहा था। तो नेहरू जी ने कुछ संशोधन किया और इनकी सिफारिश को मान लिया और 14 राज्य, कितना राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया। कितना राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया। याद रखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 1960 में नेहरू जी ने बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाया था। बम्बई का पश्चिमी भाग काटकर गुजरात बनाया तथा शेष बचा भाग को महाराष्ट्र बनाया। यही स्थिति पंजाब की थी। यहाँ की द्विभाषी राज्य बनाया गया जिसके कारण भाषाई दंगे शुरू हो गए। 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने बम्बई में देखा कि बम्बई जो है जिसमें दो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, एक मराठी भाषा, एक गुजराती भाषा। तो नेहरू जी ने सोचा कि क्यों ना जो मराठी भाषा बोलते हैं उनके लिए महाराष्ट्र राज्य बना दिया जाए, और जो गुजराती भाषा बोलते हैं उनके लिए गुजरात राज्य का निर्माण किया जाए, और जो बम्बई बच गया उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। तो इन्होंने इस पर काम किया और इसको किया। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि गुजरात राज्य कब बना, महाराष्ट्र कब बना, पंजाब कब बना और अन्य राज्य कब बना। इसके बारे में आगे जो है महत्वपूर्ण, आगे जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब ये 1960 में ये जब बम्बई का विभाजन हो गया और गुजरात महाराष्ट्र बन गया, और यही स्थिति पंजाब में था। पंजाब में भी दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक पंजाबी भाषा, एक हिंदी भाषा। तो नेहरू की सरकार ने यहाँ पर भी पंजाब का भी विभाजन कर दिया, और जो पंजाबी भाषा बोलते थे उनके लिए पंजाब का निर्माण किया, और जो हिंदी भाषा बोलते थे तो उनके लिए हरियाणा का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया। जिसके कारण जो था जो भाषाई दंगे शुरू हो गए। नहीं, मुझे भी राज्य का निर्माण चाहिए, मैं मैथिली भाषा बोलता हूँ तो मुझे मैथिली राज्य चाहिए, मैं भोजपुरी बोलता हूँ तो मुझे अलग राज्य चाहिए, मैं हिंदी बोलता हूँ तो मुझे अलग चाहिए, मैं तमिल बोलता हूँ तो अलग चाहिए, तेलुगु बोलता हूँ तो मुझे अलग राज्य चाहिए। इस तरह से भाषाई दंगे शुरू हो गए। अभी भी मैथिली भाषा जो बोलते हैं वे भी जो समुदाय है वे अलग राज्य का मांग करते हैं, लेकिन इनका मांग नहीं माना जाता है कि मुझे बिहार से एक अलग राज्य बनाया जाए जो जहाँ पर सिर्फ मैथिली भाषा ही बोले जाती है। तो इनकी मांग को माना नहीं जा रहा है। बहुत बहुत दिन से
1960 से पहले से ही इनका जो मांग है कि मुझे मैथिली भाषा जहाँ तक बोला जाता है वहाँ तक ही राज्य का निर्माण किया जाए, पर इनका मांग पूरा नहीं हो पाया अभी तक। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का स्थापना किस लिए किया गया, कब किया गया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो आप इसको समझ गए होंगे और याद भी नहीं हुआ तो एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, कन्फर्म याद होगा। नहीं याद होगा उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव में लिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा 2 3 बार, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद होगा। अब थोड़ा हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा, इससे आपका 2 से 3 नंबर हर बार पूछा जाता है, हर बार। तो आइए समझते हैं पहला पॉइंट समझते हैं। बम्बई का विभाजन कर 1960 में महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया। पीछे मैंने आपको बताया था कि बम्बई का विभाजन कर मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात बनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात का निर्माण कब हुआ, बम्बई से अलग होकर गुजरात का निर्माण कब हुआ। तो आप याद रखिएगा 1960 ईस्वी में। महाराष्ट्र का निर्माण कब हुआ, तो 1960 ईस्वी में। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा गुजरात एवं महाराष्ट्र का निर्माण कब हुआ, 1960 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है 1963 में असम का भाग काटकर नागालैंड का निर्माण किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कि नागालैंड का असम से एक भाग काटकर नागालैंड का निर्माण कब किया गया, तो 1963 ईस्वी में। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1963 ईस्वी में। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1963 ईस्वी में। आशा करते हैं आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आगे हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किस किस को मिला पूर्ण राज्य का दर्जा, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, किस राज्य को, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1971 में। मणिपुर को कब हुआ, 1971 में। त्रिपुरा को कब हुआ, 1971 में। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो आशा करते हैं आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और आपको याद रहेगा 1971 ईस्वी। उसके बाद चौथा टॉपिक है 1971 ईस्वी में असम का एक और भाग काटकर मेघालय का निर्माण किया गया। पहले तो 1963 ईस्वी में असम का विभाजन किया गया, तो उसमें से नागालैंड का निर्माण हुआ। नागालैंड एक राज्य बना जिसे 1963 में मान्यता मिली। उसके बाद 1971 ईस्वी में भी असम का एक और भाग काटकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। किस राज्य का निर्माण किया गया, मेघालय राज्य का। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मेघालय राज्य किस राज्य से अलग हुआ था, तो असम से। नागालैंड किस राज्य से अलग हुआ, तो असम से। गुजरात कहाँ से अलग हुआ, तो बम्बई से। महाराष्ट्र कहाँ से अलग हुआ, तो बम्बई से। उसके बाद पूछा जाएगा मेघालय को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1971 में। कब मिला, 1971 में। आशा करते हैं आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आगे की ओर जानते हैं 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आपसे पूछा जाएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1975 में। याद रखिएगा। उसके बाद आगे 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आपसे ऑब्जेक्टिव में आगे भी पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश को कब राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश को कब राज्य का दर्जा मिला, तो 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम को कब मिला, तो 1987 में। गोवा को कब मिला, 1987 में। तो
आपसे पूछा जाएगा इन तीनों राज्य के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो आप याद रखिएगा 1987 ईस्वी में। उसके बाद आगे है 2000 ईस्वी में झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिला। 2000 ईस्वी में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिला। तो आपको ये तो याद ही होगा, झारखंड जो था बिहार का ही अंग था, जिसे 2000 ईस्वी में अलग कर दिया गया और 2000 ईस्वी में अलग कर झारखंड राज्य का दर्जा, अलग राज्य का दर्जा मिला। उत्तराखंड को कब राज्य का दर्जा मिला, तो 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ को कब मिला, तो 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा ये तीन राज्यों के बारे में कि राज्य का दर्जा कब मिला, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है पॉइंट, 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर एक राज्य का दर्जा मिला। आपसे पूछा जाएगा कि तेलंगाना को किस राज्य से अलग किया गया, तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन गया आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ, तो आप याद रखिए 2 जून 2014 ईस्वी को। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ, 2 जून 2014 ईस्वी को। और उसके बाद एक और इससे ऑब्जेक्टिव निकलता है कि पूछा जाएगा कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा अंतिम टॉपिक है इस जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जब 1947 ईस्वी में कश्मीर को भारत संघ में विलय किया गया, उसके बाद 1957 ईस्वी में कश्मीर का संविधान बनाया गया, तो कश्मीर पर अनुच्छेद 370 लगाया गया कि इस कश्मीर एक अलग राज्य रहेगा, इसका एक अलग झंडा रहेगा, इसका एक अलग नेशनल एंथम रहेगा। ये तो इसको जो था 370, तो 370 कोई भी भारतीय व्यक्ति कश्मीर में जाकर जमीन नहीं ले सकता था, कोई भी भारतीय व्यक्ति कश्मीर में जाकर शादी नहीं कर सकता था। तो ये नियम बना था। तो इस नियम को 5 अगस्त 2019 ईस्वी को अनुच्छेद 370 को हटाकर जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसे हटा दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर का एक भाग काट कर लद्दाख बनाया गया, जिसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया, तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 ईस्वी को। कब हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 ईस्वी को कश्मीर से 370 को हटाया गया। अब से ऑब्जेक्टिव यही पूछा जाएगा कि कश्मीर से 370 अनुच्छेद 370 कब हटाया गया, तो आप याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 ईस्वी को। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद अगला टॉपिक है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य। ये हलवा प्रश्न आप बता ही देंगे। उसके बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। हमारा जो चैप्टर था पहला पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, आज उस चैप्टर का दी एंड हो गया है। क्या हो गया है, द एंड, दी एंड हो गया है। और उसके हमारा जो चैप्टर था राष्ट्र निर्माण वो तो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव कराएंगे, जिसे आपको हर हाल में देखना है और उसे याद करना है, जो परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आपको उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि परीक्षा से के व्यू से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होगा। तो
तो इस दोनों वीडियो को जरूर आप देखिएगा। और जो मैंने इसका जो 6 पार्ट बनाया था इस लेसन का थ्योरी का, उसको 6 पार्ट को भी देख लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। उसके बाद आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट्स बनाएंगे तो परीक्षा के दिनों में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो बस जाने से पहले आप वीडियो को अगर अच्छी लगा, अगर आपको वीडियो से कुछ सीख मिला तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आज आज इतना ही रहने देते हैं। फिर हम अगले वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।